चलो देखो, हम लोग पिछले 3 दिन में जो पढ़े हैं वो सब क्या पढ़े हैं। तो एक चीज़ है आपका क्या, जो पहला पढ़े थे आप वो पढ़े थे ट्रायंगल लॉ, ठीक ना। एक पढ़े थे क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक क्या पढ़े थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक क्या पढ़े थे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक क्या पढ़े थे, रिजोल्यूशन, ठीक ना। रिजोल्यूशन, इस सारे ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम में या रिजोल्यूशन में कहीं ना कहीं जो बात हुई थी वो क्या निकालने की, रिजल्टेंट को निकालने की, ठीक ना। रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए। और हर जगह हम लोग ये देख रहे थे क्या, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर था वो सारे इंडिविजुअल वेक्टर का सम हुआ करता था, चाहे वो ट्रायंगल लॉ हो, चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। अब इसी सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को क्या करना है, आज पूरा घंटा एकदम क्लास में सवाल करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस ए जे प्लस 3k, वेक्टर बी इक्वल टू कह रहा है क्या, बी टाइम्स आई कैप प्लस 2j माइनस 3k, एंड एक तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी, जिसके बारे में क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या, 5i माइनस 7j प्लस ck having a resultant vector, having a resultant vector of magnitude 0, of magnitude 0, 0 बोले तो 0, ठीक ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है। तो आपसे क्या कह रहा है क्या, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो देखो भाई, जैसे ही रिजल्टेंट का बात कर रहा है और कह रहा है क्या, कि रिजल्टेंट कितना हो, 0 हो। रिजल्टेंट के बारे में क्या कह रहा है, कि रिजल्टेंट कितना हो, 0। तो रिजल्टेंट 0 होने का मतलब हुआ कि जिस रिजल्टेंट का ये बात कर रहा है वो 0i प्लस 0j प्लस 0k होगा, जब भी तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0, है ना। अब देखो कि इसमें हम लोग जानते हैं क्या, कि जो रिजल्टेंट r इक्वल टू होता है वो सारे वेक्टर का इंडिविजुअल क्या होता है, सम होता है ना। अब देखिए यहाँ से कि वेक्टर r का बात कर रहा है, मतलब वेक्टर r कितना, 0i प्लस 0j प्लस 0k इक्वल टू वेक्टर a का बात किया जा रहा है। तो वेक्टर a आपके पास कितना है, 2i प्लस ए जे प्लस कितना, 3k, है ना। प्लस वेक्टर b का बात किया जा रहा है, तो वेक्टर b कितना है आपके पास, प्लस b टाइम्स आई कैप प्लस 2j माइनस कितना, 3k। और अगर वेक्टर c का बात किया जा रहा है आपके पास, तो प्लस वेक्टर c के जगह पर जो है आपके पास वो कितना है, 5i माइनस 7j, 5i माइनस 7j प्लस ck, यही चीज़ है ना। अब देखो कि जब ये चीज़ है तुम्हारे पास, तो इसको हमको ऐड करना है, तो आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए निकल के आएगा कि आपका 0i प्लस 0j प्लस 0k इक्वल टू, इधर देखो तो 2 प्लस बी प्लस 5 टाइम्स आई कैप आएगा कि नहीं, 2i इधर, बी आई इधर और 5i इधर, है ना। जे वाले को देखिए आप, प्लस का साइन डालिए, तो इधर ए है, यहाँ पे कितना है, +2 और कितना -7 टाइम्स कितना, जे कैप। और प्लस के वाले को देखिए तो 3 यहाँ है, -3 यहाँ है, 3 -3 प्लस सी टाइम्स कितना, के कैप, हो जाना है। अब देखो कि यही चीज़ जो है, तो 0i प्लस 0j प्लस 0k इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखो b प्लस 7 टाइम्स आई कैप प्लस कितना, a माइनस
5 टाइम्स कितना जे कैप और प्लस सिंपल सी कैप। अब देखो कि कह रहा है कि दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आई का कॉफिशिएंट इधर है वही इधर भी होना चाहिए। तो होना चाहिए इसका मतलब बी प्लस 7 इक्वल टू कितना 0, और यहाँ से बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो यहाँ जे का कॉफिशिएंट है वही यहाँ जे का कॉफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ जे का कॉफिशिएंट कितना बेटा, और ये कितना हो जाएगा ए माइनस 5 के बराबर में, और ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ सी का कॉफिशिएंट 0 और यहाँ भी केवल सी, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा। सवाल सॉल्व हो गया। बात समझ में आया। तो जब भी कहे रिजल्टेंट वेक्टर का बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब सिंपली क्या, सारे वेक्टर का सम। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप पिछले दिन बताए कि अगर ऐसा करते हैं तब जब सारे वेक्टर्स क्या हो, सेम ऑर्डर में हो, है ना। तो सेम ऑर्डर में रखना ये अपने हाथ की चीज है। सेम ऑर्डर में रखना अपने हाथ की कैसे चीज है, देखो। तो अगर कुछ वेक्टर्स मान लो कि हमारे पास गिवन है रेंडमली, जिसके हेड से हेड या टेल से टेल नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर मान लीजिए यहाँ पर है, एक वेक्टर मान लीजिए यहाँ पर है, एक वेक्टर आपका मान लीजिए यहाँ पर है। अब सर इसमें हम कैसे पता करें कि कोई सेम ऑर्डर में है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। जानते हैं कि पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। उससे ना तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलता है ना ही डायरेक्शन बदलता है। तो भाई साहब ये बताओ कि अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लगा दूं तो कोई दिक्कत, अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लगा दूं तो तुमको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। और अगर इस वेक्टर को मैं शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ लगा दूं तो कोई दिक्कत। अब देखो ये सारे सेम ऑर्डर में है कि नहीं है। मैं क्या किया, सारे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर लिया। अब कहता है क्या कि पॉलीगॉन लो, कि अगर ये वेक्टर सारे सेम ऑर्डर में हैं ए बी सी और डी, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट एक ऐसा वेक्टर होगा जो पहले वाले के टेल को अंतिम वाले के हेड से मिला दे। यही होगा कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए कि इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, आर। और यहाँ क्या लिखते थे, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। बात समझ में आया कि नहीं आया। यही काम करते थे। तो सेम ऑर्डर में दिया रहे या नहीं दिया रहे उससे मतलब नहीं है, हम लोग आराम से पैरेलल शिफ्ट करके क्या कर सकते हैं, इसको सेम ऑर्डर में कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना करके दिखाइए, ठीक ना। एक अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन है क्या कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू, इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस 4k एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी आई माइनस ए जे प्लस 4k having resultant having resultant having resultant vector r equal to vector r equal to 10i प्लस 4j प्लस 8k, then find the value of then find the value of a and b। सवाल आसान है, आप बना करके दिखाइए। वहां पर बता रहा था आपको कि जीरो रिजल्टेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जीरो रिजल्टेंट नहीं दिया हुआ है, वेक्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ। तो वेक्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया है, तो हाथ चलाइए, आपसे क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा। बनाइए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए।
आ गया, कितना आया? 3 और 7 सही है सबका। चलो देखो भाई, सीधा सीधा कह रहा है क्या कि रिजल्टेंट आर है, इसका मतलब आर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। सीधे सीधे क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट कितना है, आर, मतलब आर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी। अब देखिए जो आर का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10i प्लस कितना, 4j प्लस 8k। ये लिखे आर के जगह, इक्वल टू वेक्टर ए, तो वेक्टर ए कितना है तुम्हारे पास बेटा, ए आई प्लस बी जे प्लस कितना, 4k। और प्लस में जो वेक्टर बी लिखोगे तुम, उस वेक्टर बी में देखो तुम्हारे पास क्या है, तो वेक्टर बी में है कितना, बी आई माइनस ए जे प्लस कितना, 4k। जब इसको आप सॉल्व करके आगे बढ़िएगा तो देखिए ए और बी, ए प्लस बी टाइम्स आई कैप, जे वाले को देखिए तो बी माइनस ए टाइम्स के कैप, और 4k और 4k मिलके कितना हो जाना है, 8k। अब देखो कह रहा है क्या कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, 10i प्लस 4j प्लस 8k के बराबर होना चाहिए। तो ये 8k वाला तो 8k के बराबर है, इससे तो कुछ मिलना ही नहीं है। लेकिन a प्लस बी किसके इक्वल में होना चाहिए, 10 के बराबर में होना चाहिए। तो एक तो ये आया a प्लस बी इक्वल टू कितना, 10, और दूसरा ये b माइनस ए जो है ये कितना होना चाहिए, 4 के बराबर में। तो जब ये b माइनस ए को 4 के बराबर में करोगे और इसको सॉल्व करोगे, ऐड कर दो, तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, b और b मिलके कितना हो जाएगा, 2b इक्वल टू कितना, 14। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, और किसी एक में पुट कर दो तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यही हो जाएगा क्या तुम्हारा आंसर। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स में ये पूछ देता है आपसे पास कि रिजल्टेंट 0 होने के लिए मिनिमम कितने वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। रिजल्टेंट 0 होने के लिए मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए, कम से कम कितने वेक्टर को लगाएंगे कि रिजल्टेंट जो आए वो कितना आए, 0 आए। तो देखो बेटा, जब रिजल्टेंट 0 करना है तो हम दो वेक्टर से, एक वेक्टर ये लिए और एक वेक्टर ठीक इसके अपोजिट में ले लिए। अगर इस दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट 0 होने के लिए आपके पास मिनिमम कितने वेक्टर होने चाहिए, 2 वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, अभी भी डीपीपी दिलवाएंगे, डीपीपी में ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब है और बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मुझे मेरे ख्याल से अगर आज दे दिए तो कल टाइप हो जाएगा, तो परसों मिल जाएगा या फिर कल भी मिल सकता है। तो डीपीपी मिल जाएगा, तो डीपीपी को बनाना है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक कोई पार्टिकल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। अब यहाँ पर अ ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 2 फोर्स हो गया, ठीक ना। फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पॉइंट at an angle theta equal to 90 degree. Then find the magnitude and direction of resultant force. आपको क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। आपसे क्या कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स 8 न्यूटन का और एक दूसरा फोर्स कितने का, 6 न्यूटन का। कह रहा है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो देखो, तो ये दोनों पैरेललोग्राम का अगर 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है तो इसको तुम जब पैरेललोग्राम लगा करके एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाओगे तो तुम्हारा इमेजिनरी पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होगा, क्या होगा। और इसी पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ये डायगोनल आपका क्या हो जाएगा,
रिजल्टेंट हो जाएगा। अब देखिए कि इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए आपके पास क्या क्या गिवन है। देखिए तो वेक्टर ए के जगह पर आपके पास कितना दिया हुआ है, वेक्टर बी के जगह पर आपके पास कितना दिया हुआ है, और थीटा के जगह पर आपके पास कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो बेटा रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं तुमको सीधा सीधा फॉर्मूला ये सिखाया था क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दो फोर्स है तो मतलब दोनों वेक्टर है ना, फोर्स है मतलब क्या है, दोनों वेक्टर है। अब देखो कि जब इसमें तुम वैल्यू डालोगे तो ए के जगह पर कितना डालना है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 और इंटू कॉस कितना 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो से ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या आपका रूट अंडर 64 प्लस 36 जो आ जाएगा कितना, रूट अंडर 100 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। अब ये तो आ गया 10 न्यूटन। अब आपसे पूछ रहा है उसका डायरेक्शन भी बताना है। तो मान लो कि वेक्टर ए के साथ 8 न्यूटन के साथ जो ये एंगल बनाया है वो कितना बनाया है, अल्फा। तो डायरेक्शन के लिए जो तुम tan अल्फा लिखोगे तो tan अल्फा के लिए तुम क्या सीखे हुए हो, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक ना। अच्छा एक चीज और आप देख लीजिए कि अगर ध्यान दीजिएगा तो ये भी तो राइट एंगल ही होगा, है ना। एक एंगल राइट एंगल हो गया तो सारा राइट एंगल होगा, ये रेक्टेंगल बनेगा। अब रेक्टेंगल बनेगा तो आप सीधे इसमें tan अल्फा p बाई बी लगा सकते हैं। तो p कितना होगा 6 और b कितना होगा 8। तो 6/8 भी तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, tan अल्फा इक्वल टू p बाई बी यानी 6/8, या ये भी लगाओगे तो वही आएगा। देखो कैसे, तो b के जगह पर देखो कितना है 6 इंटू साइन कितना डिग्री 90 डिग्री बाई 8 प्लस 6 इंटू कॉस कितना 90 डिग्री। देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा तो 6 इंटू 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा 0, कितना आ गया 6/8। तो tan अल्फा आ गया 6/8, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका tan इनवर्स 6/8। यही हो जाएगा क्या, 8 न्यूटन वाले फोर्स से tan इनवर्स 6/8 एंगल पे ये रहेगा, है ना। अच्छा एक चीज और इसमें तुम रिजल्ट के लिए तुम याद रखना, रिजल्ट के लिए क्या याद रखना, तुम देखो कि अगर मान लो कि ये दोनों फोर्स जो है ए ये भी 8 न्यूटन रहता और जो बी है ये भी 8 ही न्यूटन रहता, ठीक ना, और दोनों के बीच का एंगल है कितना 90 डिग्री, तब भी तुम्हारा रिजल्टेंट कुछ ऐसा जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट आर। लेकिन इस समय में तुम रिजल्टेंट तो निकाल लोगे ये लगा के, है ना। लेकिन डायरेक्शन में तुम देखना कि जब डायरेक्शन में तुम tan अल्फा लिखोगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे p बाई बी लिखोगे 8/8 आएगा, आएगा ना। तो ये कितना आना है 1, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है 45 डिग्री। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो रिजल्टेंट ठीक बीच से निकलता है। रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, बीच से। लेकिन अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं हो तो वो बीच से नहीं जाएगा, कहीं और से भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो अगर दो वेक्टर हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड में आपको दिखे 8 न्यूटन और 8 न्यूटन, तो रिजल्टेंट हमेशा कहाँ से बीच पास करेगा, बीच से। देखो ये पूरा था 90 डिग्री और ये इतना कितना हुआ 45 डिग्री। तुम कभी भी देख लेना कि जब दो वेक्टर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो, इक्वल हो, तो इक्वल मैग्नीट्यूड में जो रिजल्टेंट पास करेगा वो कहाँ से, ठीक बीच से पास करेगा। बात क्लियर है इतनी। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है क्या कि एक ये सरफेस है और इस सरफेस पर कुछ वेक्टर्स लगे हुए हैं, कुछ वेक्टर्स लगे हुए हैं। कैसे, तो मान लो ये एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, ये एक वेक्टर है तुम्हारा बी जिसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ होगा, और ये एक वेक्टर है सी इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। आपको कह रहा है कि अगर ये वाला वेक्टर यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो 37 डिग्री और इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का है, इसके बारे में कह रहा है अगर ये 15 न्यूटन का है और ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 53 डिग्री, और इसके बारे में आपको कह रहा है कि ये जो है वो 6√2 न्यूटन का है और ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 45 डिग्री, ठीक ना। अगर इस वेक्टर का हम नाम रख दें ए, इसका हम नाम रख दें बी और इसका हम नाम रख दें सी, तो आपके पास क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द
फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। आप ध्यान दीजिएगा जरा सा, तो ये फोर्स के टर्म में सारा लिखा हुआ है और फोर्स वेक्टर है। इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से ये भी पूछ सकता है क्या कि एफ एक्स बताओ क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, एफ वाई बताओ क्या होगा, और तीसरा बात ये तुमसे पूछ सकता है क्या कि एफ नेट बताओ क्या होगा। ठीक ना, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। अब ये तो सर बड़ी अजीबोगरीब चीज लग रहा है ना। अब देखो कि इस चीज को तुम कैसे काम करोगे, ये जरा सा सीखने का प्रयास करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ध्यान में रहेगा। ठीक ना, अब देखिए कि ये सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूं और सेम क्वेश्चन में एक और ड्रॉ करता हूं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे। ठीक है, ये अब देखो कि इसमें, अब इस पूरे कहानी में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे कहानी में क्वेश्चन वही है। ठीक है, अब ये पूरा कहानी हम फिर से एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे। इसको भी थोड़ा इस साइड खिसका देते, इसको भी लेके आ जाओ। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। अब देखो कि इस पूरे कहानी को मैं एक और बनाता हूं। अब जब इस पूरे कहानी को एक और बनाओगे तो क्या होना है, ये देख लो। रेडी, वही क्वेश्चन है। अब काम क्या करना है, ये देखो काम क्या करना है। तो अब सारे वेक्टर्स के टेल आपको अलग अलग जगह दिख रहे हैं। सर रिजोल्यूशन में तो सारा एक जगह रहता था तो करना आसान होता था। अब क्या करो कि इसी कहानी में से सारे वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। तो सारे वेक्टर्स को हम एक एक करके उठाएंगे और इसको क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करके हम एक जगह सारे का टेल लेके आ जाएंगे। इस वेक्टर को हम यहाँ पर क्या किए, शिफ्ट कर दिए। इस वेक्टर को शिफ्ट करने से क्या हुआ भाई कि इस वेक्टर को शिफ्ट किए तो ये वही है, कितने का, 10 न्यूटन का, है ना। और ये एंगल भी जो है इसके साथ, ये एंगल भी उतना ही रहेगा, कितना, 37 डिग्री। ये एंगल भी उतना ही रहेगा, कितना, 37 डिग्री। एक सेकेंड, ठीक ना, ये एंगल भी कितना रहेगा, उतना ही इसके साथ रहेगा, कितना, 37 डिग्री। अब देखो कि इस एंगल में जब 37 डिग्री एंगल है, मतलब यहाँ पे ये एंगल कितना रहना है, 37। अब इस वेक्टर को भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं। तो जब इस वेक्टर को भी आप पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर लगा दीजिएगा तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं बदलेगा। अब भाई अगर यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री पे था तो वहाँ भी रहेगा, तो ये एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री ही रहेगा। इतना तो आपको समझ में आता होगा। अब देखिए कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसी को मान ले रहा हूँ क्या, एक्स एक्सिस, और इसी के परपेंडिकुलर एक यहाँ से मैं खींच ले रहा हूँ क्या, ये है आपका क्या, वाई एक्सिस। इसको मैं क्या खींच लिया, वाई एक्सिस। अब देखिए कि इस पर काम कैसे करना है। तो अब एक एक वेक्टर को क्या करो, रिजोल्यूट करवा दो। तो रिजोल्यूशन में मैं तुमको क्या बताया हूँ कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो उसके साथ क्या लेना है, कॉस थीटा। पिछले दिन बताया था ना, पर क्या हो, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ उसके साथ क्या लेना है, साइन थीटा। तो देखो भाई ये 10 न्यूटन का फोर्स है और थीटा एक्स के साथ लगा हुआ है, तो इसको मैं इधर के तरफ 10 cos 37 डिग्री लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लिखूंगा। और इसी को मैं जब इसमें ले जाऊंगा तो मैं इधर इसके साथ 10 sin 37 डिग्री लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अब इस वेक्टर का काम खत्म हो गया, है ना। दूसरे वेक्टर को पकड़ो, ये कह रहा है कि मैं हूं 15 न्यूटन का और 53 डिग्री एक्स के साथ लगा हुआ है। तो इसको जब एक्स में रिजोल्यूट करवाओगे तो ये 15 cos 53 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और तुम जब इसी को इसके साथ लेके आओगे तो ये 15 sin 53 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका भी काम खत्म। तीसरा वेक्टर उठाओ, थीटा लगा हुआ है इसके साथ, तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो उसके साथ cos 45 डिग्री,
और जिसके साथ नहीं लगा हुआ उसके साथ 6√2 साइन कितना 45 डिग्री। इतना में कोई कष्ट। अब तीनों वेक्टर का काम खत्म। जरा सा आप याद करिए, पिछले दिन मैं आपको बताया था क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक साइड 3, 4 और 5 रहता है, उसी का ये वाला एंगल होगा कितना 37 और ये वाला एंगल होगा कितना 53। याद है? इससे जब हम लोग वैल्यू लिखे थे तो तुमको याद होगा कि साइन 37 डिग्री का वैल्यू थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस 37 का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। इसी तरीके से अगर लिखेंगे साइन 53 डिग्री तो साइन 53 डिग्री कितना लिखोगे 4/5। और जब लिखोगे तुम कॉस 53 डिग्री तो कॉस 53 डिग्री कितना लिखोगे 3/5। ये डाटा तुमको याद होगा। अब ये डाटा याद है तो जरा सा सबका वैल्यू निकालिए। तो देखिए, तो इसको जरा सा इसको देखिए। तो जब इसको देखिएगा भाई साहब तो ये 15 और गुने साइन 53 का वैल्यू कितना 4/5 से जाएगा 3 बार में, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। जरा सा यहाँ देखिए 10 और कॉस 37 का वैल्यू कितना 4/5 से कटेगा कितने बार में, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी। यहाँ देखिए तो 15 गुने कॉस 53 का वैल्यू कितना, कॉस 53 का वैल्यू 3/5, ठीक ना। कॉस 53 का वैल्यू कितना 3/5। तो जैसे ही आप इसमें 3/5 डालिएगा तो 5 से ये कटेगा 3 बार में और 3 3 जा कितना हो जाएगा। इसका कहानी सॉल्व। इधर आ जाइए, देखिए 6√2 और कॉस 45 का वैल्यू कितना, √2 से √2 जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 6। इस दोनों को देख लीजिए 6√2 और साइन 45 का वैल्यू भी कितना 1/√2, √2 से √2 जाएगा, ये भी कितना। देखिए इसको 10 साइन 37 है तो 10 गुने साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5 से 2 बार में जाएगा, ये भी 3 दूनी कितने बचेगी 6। सारा का वैल्यू निकल गया। अब आप क्या करिए कि यहाँ पे एक छोटा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। ये सारा कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया। तुम देखो कि x के पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहा है, एक 8 का और दूसरा 9 का। दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों क्या होगा ऐड हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 8 कितना लगेगा इधर 17 न्यूटन। कोई दिक्कत? पीछे की तरफ देखो एक ही फोर्स लग रहा है जो है कितने का 6 न्यूटन का। ऊपर की तरफ देखिए 2 फोर्स लग रहा है, पहला भी 6 और दूसरा भी, है ना। ऊपर की तरफ देखिए 2 फोर्स लग रहा है ना, इसका भी 6 आया है और इसका भी कितना आया है, तो कितना हो गया ऊपर। और नीचे की तरफ देखिए एक ही लग रहा है जो कितना, अब देखो जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ये दोनों क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि y में किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन x में आप देखिए तो x में इधर 17 लग रहा है और इधर 6 लग रहा है। तो अगर तुमको कोई आदमी इधर 17 न्यूटन से खींचे और इधर 6 न्यूटन से खींचे तो तुम किधर जाओगे, कितना से 11 से घटा लेंगे। अब घटा लेंगे तो देखिए कि आपके साथ काम क्या हुआ कि इधर की तरफ हुआ कितना न्यूटन और y में कितना हुआ 0। y में कितना हुआ। अब यहां से आप साफ साफ देखिए कि x में आपका फोर्स कितना है 11 न्यूटन का, है ना, और y में आपका फोर्स कितना है 0 का। तो Fx और Fy तो निकल गया। इतना बात तो क्लियर है। अब देखो कि ये Fx और ये Fy दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये है भाई साहब तुम्हारा क्या Fx, ये है तुम्हारा क्या भाई साहब Fy, और दोनों के बीच का एंगल है कितना 90 डिग्री। तो अगर इससे तुम पैरेललोग्राम बनाओगे और पैरेललोग्राम बना करके उसका तुम रिजल्टेंट लिखोगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इसका जो डायगोनल होगा वही हो जाएगा रिजल्टेंट। तो डायगोनल कौन सा रहा ये वाला, और यही वाला जो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा आपका एफ नेट, है ना। अब देखिए कि जो आप एफ नेट लिखेंगे, एफ नेट जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे √a² यानी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस b² यानी एफ वाई का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कितना थीटा 90 डिग्री। अब देखो कॉस 90 डिग्री 0 हुआ, ये पूरा का पूरा कितना हो गया 0 के बराबर। अब यहाँ बच गया क्या तुम्हारे पास एफ नेट इक्वल टू √f(x) का स्क्वायर और प्लस fy का स्क्वायर। इसको हमेशा के लिए याद रख लो। क्यों?
कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा ही कितने पे रहेगा, 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे रहेगा तो हमेशा एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर ही आएगा, कॉस 90 वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए कि आपके पास एफ एक्स आया था कितना भाई, एफ एक्स आया था 11 और एफ वाई कितना आया था 0। तो ये बताइए कि जब आपको एफ नेट लिखना है तो रूट अंडर 11 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर लिखिएगा, जो कितना आ जाएगा 11 न्यूटन। बातें समझ में आई कि नहीं आई, बातें समझ में बोलिए। हम्म, क्या है पीछे वाले में, बोलिए कौन सा एक्स माइनस में आएगा, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ माइनस क्यों किए, ये पूछ रहे हैं कि रिजल्टेंट पूछ रहे हैं माइनस में। बोला गया है क्या, रिजल्टेंट निकालिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रिजल्टेंट निकालिए, फोर्स का रिजल्टेंट। नहीं नहीं वो हो, हम समझ रहे हैं आपका बात, लेकिन अभी ना 0 आ गया है एक पार्टिकुलर केस में ना, तो कैंसिल हो गया है। मान लो इधर 18 आ जाता तो, नहीं हम दिखाने के लिए आपको किया है ना, थ्योरेटिकल चीजें दिखाने के लिए किए हैं, ऐसा नहीं है, आप सही बोल रहे हैं एकदम, कि अगर ये खाली 11 है तो यही रिजल्टेंट हो गया, लेकिन हम आपको बस दिखाने के लिए किए हैं कि अगर वाई में भी कुछ आ जाएगा तो ऐसे ही ऑपरेट करना है। समझ में आया बात, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि सर खाली 11 न्यूटन बचा तो यही रिजल्टेंट हो जाएगा। समझ में आया बात, चलो ये क्लियर है तुमको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कैसे ऑपरेट करना है ये समझ में आया। तो आप स्टेप वाइज स्टेप जब आगे बढ़िएगा तो आपको चीजें क्या लगने लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा। ये आपका क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन इधर से करना शुरू किए, ठीक है। चलो एक अगला क्वेश्चन ये तुम लोग बना करके दिखाओ, एक अगला क्वेश्चन तुम लोग बना करके दिखाओ, कॉपी पेन खोल लो एकदम और तैयार हो जाओ। ये है सरफेस, और इस सरफेस पर जो वेक्टर्स है उस वेक्टर में है एक वेक्टर ऐसा, एक दूसरा वेक्टर है ये है ऐसा, एक तीसरा वेक्टर है जो है ऐसा, और एक चौथा वेक्टर है जो है कुछ ऐसा। क्या सर अपने तो आसान वाला लिए थे, हम लोगों का माथा खराब कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बता रखा है कि ये राइट एंगल है, इस एंगल के बारे में तुमको कह रहा है कि ये 53 डिग्री है, और ये जो है तुम्हारा ये है 10 न्यूटन का, इसके बारे में कह रहा है कि ये है 5 न्यूटन का, और 5 न्यूटन का है तो ये भी आपका जो एंगल बना रहा है ये कितना 37 डिग्री, ये राइट एंगल पे है जो आपका है कितने का 10 न्यूटन का, और यहाँ पे कह रहा है कि आपके साथ है 20 न्यूटन, और ये जो एंगल है ये भी है कितना 37 डिग्री। आपको वही काम करना है क्या, एफ एक्स निकालना है क्या होगा, आपको वही काम करना है क्या, एफ वाई निकालना है क्या होगा, और आपको वही काम करना है क्या कि एफ नेट निकालना है कितना होगा, ठीक ना। चलिए बनाइए इसको आराम से टाइम दे करके।
चलो देखो भाई, बनाना शुरू करें। चलो, तो इस क्वेश्चन को हम रखते हैं समेट के साइड में, और इसी क्वेश्चन का करते हैं एक फोटो कॉपी। क्या, इसी क्वेश्चन का हम करते हैं एक फोटो कॉपी जो इधर रखते हैं, और इसका एक फोटो कॉपी हम समेट करके पहुंचा। अच्छा, दो तीन को फोटो कॉपी हो गया। रुक जाओ, कूल डाउन। चलिए देखिए, अब इसमें क्या कर रहे हैं देखो, सबको पहले एक जगह लाना है। तो एक जगह कहाँ पर जमा करो, यहीं पे जमा करते हैं सबको। इसको पकड़ो, यहाँ लगा दो। यहाँ भी रहेगा तो भी एंगल रहेगा कितना, 53 डिग्री, है ना। यहाँ रहेगा तो भी एंगल कितना रहेगा, 53 डिग्री। कोई दिक्कत। इसको देखिए कि ये है 37। तो अगर आप बात करिएगा यहाँ पर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 37 ही हो जाएगा। अब देखिए कि इस वेक्टर को आप उठा करके, जब इस वेक्टर को आप उठा करके लगा दीजिएगा यहाँ, तब जो एंगल आपको दिख रहा है ये वाला एंगल, ये भी कितना रहेगा, 37। ये था कितने का, 5 न्यूटन, है ना। और इस 20 न्यूटन को आप पकड़िए, और इस 20 न्यूटन को भी शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए कि ये 20 न्यूटन जो है अभी भी रहेगा कितना, 20 ही, और ये एंगल कितना रहेगा, 37 ही। बाकी जो कचरा बच गया उस सबको हटा दो यहाँ से। क्या, क्लियर। अब क्या है, तुमको सेलेक्ट करना है क्या, अपना वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस इसी पॉइंट को ओरिजिन मानो, और ऐसे ही तुम्हारा वाई एक्सिस हो जाएगा। ये वाला एक्सिस क्या हो जाएगा तुम्हारा, वाई एक्सिस। अब जरा सा ध्यान से देखना यहाँ पे, जो तुम्हारा ये वाला एरो है ये ऑलरेडी वाई ही एक्सिस पर है, जो 10 न्यूटन है वो। तो इसको हमको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोल दीजिए आप एक्स एक्सिस, और इसको बोल दीजिए आप वाई एक्सिस। अब एक एक वेक्टर को पकड़िए, इस 20 न्यूटन को देखिए, थीटा लगा हुआ है एक्स के साथ, तो ये आएगा कितना, 20 cos 37 डिग्री। कोई दिक्कत। और जिसके साथ नहीं लगा है उसके साथ आएगा कितना, 20 sin 37 डिग्री। कोई दिक्कत। इसका काम खत्म। इसको पकड़ो, इधर आएगा कितना, 5 cos 37 डिग्री, और इधर आ जाएगा कितना, 5 sin 37 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें। इसका भी काम खत्म। इसको देखो, आ जाओ इधर, कितना आ जाएगा, 5 10 है, ठीक ना। यह कितना, 10 cos 53 डिग्री, और इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 sin 53 डिग्री। अब सबको सॉल्व करना है। पीछे आपको वैल्यू सारा पता होगा। क्या बोल रहे हो यार, अरे भाई ये वाला बोल रहे हो, ये वाला, अरे ये डायग्राम में तुम बोल रहे हो, इसमें ये 37 डिग्री है। ध्यान से देखो, ये 37 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 37 डिग्री होगा। अब इसको जब, इस पूरा को जब तुम यहाँ से शिफ्ट करोगे, इस पूरा को जब तुम यहाँ से शिफ्ट करोगे, देखो तो इस पूरा कहानी को, एक सेकेंड, अब देखो इसको यहाँ से तुम अगर उठाओगे, इस वेक्टर को यहाँ डालोगे, तो ये वाला लाइन किस पे आएगा, इस पे आएगा, और इसी लाइन के साथ में 37 डिग्री बना रहा है। बुझाया। नहीं नहीं, लगने से नहीं होता है, जो वास्तविक बात है वही ना होगा। मेरे लगने से थोड़ी हो जाएगा कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, नहीं ना। तो लगने से नहीं। आप देखिए, इसको अगर यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो ये लाइन कहाँ आएगा, और इसी के साथ में एंगल बनेगा। चलिए देखिए, अब ये सारा रिजोल्यूट हो गया है कि बाकी है कुछ, हो गया है।
अब सबका तुमको क्या करना है, वैल्यू रखना है। वैल्यू रखो, देखो यहाँ पे 5 sin 37 है, तो 5 × sin 37 कितना होता है, 3/5। 5 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, और ये है 20 sin 37, तो 20 × 3/5, 5 से जाएगा 4 बार में, ये कितना हो जाएगा, और एक 10 भी है इधर, ये ध्यान देना, ठीक है ना। 3 फोर्स है इधर टोटल। यहाँ पे देखो 5 cos 37 है, तो 5 × 4/5, 5 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, एक। और सा कौन है, एक और कौन सा है, तो 10 cos 53 है, तो जो 10 cos 53 है वो कितना आ जाएगा, 10 × 4/5। cos 53 कितना होता है, ये cos 37 4/5 ठीक रखें, ये 3/5 आएगा, है ना। ये आएगा आपका 3/5, ये आएगा 3/5। 5 2 जा कितना 10, 3 2 जा ये कितना हो गया 6। ऊपर देखिए 10 × ये कितना आएगा 4/5, 5 से जाएगा ये कितना आएगा 8। इस साइड आ जाओ, 20 × ये आएगा कितना 4/5, ये हो जाएगा कितना 16। और तो नहीं कोई बच रहा है, तो जब कोई नहीं बच रहा है तो सबको ऐड करके लिखना। देखो इस साइड में देखो कितना लग रहा है भाई, एक 4 और एक 6, कितना 10। और इस साइड में देखिए कितना लग रहा है 16। बस इतना ही, एक्स में तो इतना ही, उधर एक 4 का और एक 6 का, तो कितना हो गया 10, और इधर एक ही लग रहा है 16। नीचे देखो 12 10 और 3, ये हो जाएगा कितना 25, है ना। और ऊपर लग रहा है कितने का, केवल 8 का, ठीक ना। अब देखिए कि ऊपर कम लग रहा है, नीचे अधिक लग रहा है, जो रिजल्टेंट होगा वो किधर के तरफ होगा, नीचे के तरफ। कितना, 25 में से 8 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 17। इधर अधिक लग रहा है, इधर कम लग रहा है, तो रिजल्टेंट होगा किधर के तरफ, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इधर x नेगेटिव होता है और इधर y भी क्या होता है, नेगेटिव। तो जो आपसे पूछ रहा है Fx इक्वल टू, वो आप लिखेंगे कितना -6 न्यूटन। जो आपसे पूछ रहा है Fy इक्वल टू, वो आप कितना लिखेंगे -17 न्यूटन, y भी नीचे नेगेटिव में। और आपसे अगर एफ नेट पूछे, तो एफ नेट में आप क्या करेंगे, √f(x) का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो जिस वेक्टर को घुमाना रहे बस उसी को घुमाओ, जिसको नहीं घुमाना रहे, ये 10 वाला ऑलरेडी एक्सिस पर ही था, तो उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्लियर है इतनी बातें। ये रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको रिजोल्यूशन आना चाहिए। क्यों, कि जब तुम 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर होगे तो वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन देखने को मिलेगा। और एक ही चार्ज के अगल बगल में जब बहुत सारा चार्ज रहेगा तो बहुत सारा फोर्स बनेगा ऐसे ही, और बहुत सारा फोर्स बनेगा तो पूछेगा कि नेट फोर्स कितना उस पर हो रहा है, तो तुमको सारी यही कहानी वहाँ करनी है। समझ में आया, मतलब वेक्टर सम के बराबर में ही कहानी को आपको ले करके तब आगे बढ़ना है। समझ में आया। एक छोटा सा सवाल आप बना करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए एक छोटा सा सवाल आप ये बनाइए कि एक छोटा सा सवाल आप ये बनाइए कि आपके पास दिया हुआ है क्या, ये कुछ लाइंस, ये है आपके पास 3 वेक्टर, और इस तीनों वेक्टर के बारे में आपके पास गिवन क्या है, ये है 37 डिग्री, ये है 10 न्यूटन, ये है आपका 53 डिग्री, ये है आपका 15 न्यूटन, और कह रहा है क्या कि ये है आपका 45 डिग्री, और इसके बारे में कह रहा है ये है 5√2 न्यूटन। अगर इसका नाम रख दिया वेक्टर ए, इसका नाम रख दिया वेक्टर बी, और इसका नाम रख दिया वेक्टर सी, तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही फाइंड Fx, Fy और F नेट। यही 3 चीज आपको क्या करना है, निकालना है। क्या सर, ये तो बहुत अजीबोगरीब लग रहा है। कोई अजीबोगरीब नहीं है, बनाओ बन जाएगा।
बन जाएगा ये? बनाओ अभी बैठ के, हम नहीं बना देंगे, ठीक है? हम वीडियो रोक देते हैं।